हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो हम कर रहे हैं 2014 का जून का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन पेपर है? तो ये तीसरा क्वेश्चन पेपर है। और इसकी ये कौन सी वीडियो क्लास है? तो दूसरी वीडियो क्लास है, ठीक है। तो 25 तक हमने कर लिए थे फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में 26 से 50 तक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, संगीत कार्यालय हाथरस के संस्थापक का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी है जगदीश चंद्र बोस और डी है काका हाथरस। इसका सही आंसर होगा डी, काका हाथरस, ठीक है। संगीत कार्यालय हाथरस के संस्थापक काका हाथरस को माना जाता है, यही इनके हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, रहसखाना किस नवाब से संबंधित है? वाजिद अली शाह, अमीनुद्दौला, अकबर या शाहजहां? सही आंसर है इसका ए, वाजिद अली शाह, ठीक है। रहसखाना वाजिद अली शाह से संबंधित है। वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने 1957 ईस्वी में लखनऊ छोड़कर कोलकाता में रहने के लिए मजबूर किया। 105 किताबें थीं, जिसमें से नाजो और बानो 2 प्रकाशित हैं। वाजिद अली शाह के दरबार में बंदिश की ठुमरी और नृत्य को विशेष प्रोत्साहन मिला। इनका उपनाम अख्तर पिया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्राचीन कला केंद्र अब स्थित है दिल्ली में, पंजाब में, चंडीगढ़ में या अंबाला में? सही आंसर है इसका सी, प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ में स्थित है, ठीक है। भारतीय कला केंद्र दिल्ली, श्री राम भारतीय कला केंद्र दिल्ली में है, ठीक है। ये भी याद रखना, प्राचीन कला केंद्र का है चंडीगढ़ में है, अब भारतीय कला केंद्र दिल्ली में, श्री राम भारतीय कला केंद्र दिल्ली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय की वर्तमान उपकुलपति कौन है? वीणा सहस्त्रबुद्धे, बी अश्विनी भिंडे, सी श्रुति संडोलीकर और डी आरती अंकलेकर। ये 2014 के हिसाब से इसको आपका आंसर देना है। सही आंसर है इसका सी, भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय की वर्तमान उपकुलपति श्रुति संडोलीकर हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, एलेने डेनेल्यू का भारतीय नाम क्या है? ए ओम शरण शर्मा, बी शिव शंकर शर्मा, सी गुरु शरण शर्मा और डी भगवत शरण शर्मा। सही आंसर है इसका बी, शिव शरण शर्मा, ठीक है। एलेन डेनेल्यू का भारतीय नाम शिव शरण शर्मा था। शिव शरण शर्मा संतूरवाद है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय शास्त्रीय संगीत के वर्तमान वरीय संगीतविद कौन है? ए पंडित विनायक राव पटवर्धन, बी पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, सी पंडित विद्याधर व्यास, डी प्रोफेसर आर.सी. मेहता। सही आंसर है डी, प्रोफेसर आर
सी मेहता। ठीक है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के वर्तमान वरीय प्रोफेसर आर सी मेहता संगीतविद हैं। पंडित विनायक राव पटवर्धन विष्णु दिगंबर पुरस्कार के शिष्य हैं। विनायक राव पटवर्धन ख्याल गायन के साथ साथ तराना गाने में भी निपुण थे। इनका राग विज्ञान 7 भागों में प्रकाशित है। इनके शिष्यों में वीडी पुरस्कार का प्रमुख स्थान है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन विदेशी सारंगी वादक है? डॉक्टर एलेन जे माइनर, बी है डॉक्टर वीम वैन डेर, सी है डॉक्टर आर विडस, या डी डॉक्टर जोफ बोर। सही आंसर है इसका डी डॉक्टर जोर बोर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विष्णु दिगंबर परंपरा के वर्तमान प्रतिनिधि कलाकार कौन है? ए पंडित सी आर व्यास, बी पंडित विद्याधर व्यास, सी पंडित नारायण राव व्यास, और डी पंडित भरत व्यास। देखिए, जैसे ये 2014 का क्वेश्चन पेपर है तो यहाँ पे वर्तमान दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे आप 2014 इसे समझे कि विष्णु दिगंबर परंपरा 2014 प्रतिनिधि कलाकार कौन है, ऐसे समझे। सही आंसर है इसका बी पंडित विद्याधर व्यास। विष्णु दिगंबर परंपरा के वर्तमान प्रतिनिधि कलाकार पंडित विद्याधर व्यास जी हैं। व्यास जी का जन्म 8 सितंबर 1944 को हुआ था। ये उत्तरी भारतीय शास्त्रीय गायन की पलुस्कर शैली का एक समकालीन घातांक है। यह ग्वालियर घराने से संबंधित है। इनके पिता का नाम नारायण व्यास था। इनको 2007 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 34 है, मीरात ए दहली के लेखक कौन है? ए दरगाह कुली खां, बी नवाब अहमद खां, सी दरगाही खां, या डी मोहम्मद रजा। इसका सही आंसर है ए। ठीक है। मीरात ए दहली के लेखक दरगाह कुली खां हैं थे। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 35 है, पंडित रामश्रय झा राम रंग कृत अभिनव गीतांजलि कितने भागों में है? 3, 4, 5, 6। सही आंसर है सी 5 में। ठीक है। पंडित रामश्रय झा राम रंग कृत अभिनव गीतांजलि 5 भागों में विभाजित है या विभक्त है। पंडित जी का जन्म 11 अगस्त 1928 को हुआ। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक प्रतिष्ठित संगीतकार, विद्वान, शिक्षक थे। 2005 में रामरंग ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नृत्य और नाट्य के भारत के राष्ट्रीय अकादमी से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। इनके शिष्य में कमला बोस, सुभा मुदल और गीता बनर्जी है। इनकी मृत्यु 1 जनवरी 2009 को कोलकाता में हुई।
क्वेश्चन नंबर 36, नाट्य शास्त्र में कर्णों की संख्या 104, 106, 108, 109। सही आंसर है सी, 108 है। नाट्य शास्त्र में कर्णों की संख्या 108 है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। नाट्य शास्त्र पर टीका अभिनव गुप्त ने 10वीं शताब्दी में अभिनव भारती नामक ग्रंथ के रूप में किया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, श्रुति स्तंभ कहां पर पाए जाते हैं? मदुरई, वृंदावन, कालहस्ती या उडुपी? इसका सही आंसर होगा ए, मदुरई। ठीक है, श्रुति स्तंभ मदुरई में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, राग जो सारंगदेव के काल उपरांत प्रचलित हुए, ए पूर्व प्रसिद्ध राग, अधुना प्रसिद्ध राग, सी औड़वा राग या डी भासांग राग? सही आंसर है इसका बी, अधुना प्रसिद्ध राग। ठीक है, अधुना प्रसिद्ध राग सारंगदेव के काल में उपरांत प्रचलित हुई थी। ठीक है, सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर 13वीं शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 7 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में नाद, श्रुति, स्वर, ग्राम, जाति, मूर्छना इत्यादि का विवेचन है। दक्षिण तथा उत्तरी संगीत विद्वान इस ग्रंथ को संगीत का आधार ग्रंथ मानते हैं। इसमें 264 राग हैं। ठीक है, 264 रागों का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, समय का सबसे छोटा खंड है क्षण, लव, काष्ठ या निमिष? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन कुछ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं आपको बता दिया करता हूं। इसका सही आंसर होगा ए, समय का सबसे छोटा खंड क्षण है। लव, काष्ठ, निमिष ये तबला वाद्य से संबंधित है। ठीक है, हाँ, तो ये क्षण जो है, देखो नहीं ऐसा नहीं होता। लव जो है ना, ये तबला से तो है, लेकिन हाँ लव नहीं, लव तबले से ही है। पल जो होगा वो होगा उससे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, संगीत शैली जिसमें तानम एवं गायन की विधा है? पल्लवी, वर्णम, कृति, तिल्लाना? सही आंसर है ए, पल्लवी। ठीक है, पल्लवी गायन में तानम गायन की विधा है। पल्लवी, इसके 2 अर्थ हैं। कर्नाटक संगीत में किसी भी गीत प्रकार का पहला अंग पल्लवी, किंतु रागम तानव पल्लवी प्रथा में पल्लवी ताल के एक आवर्तन काल की एक गीत खंड को इंगित करती है। प्राय विलंबी तथा मध्य लय में रचित इस खंड को स्वर रचना में बदलकर विविध प्रकार से गाते हैं, जो निखर कहा जाता है। तत्पश्चात इस खंड को धीमी लय में दुगुन, तिगुन, चौगुन में लय में गाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 41 है, टैगोर परिवार में सबसे छोटा भाई निम्नलिखित में से कौन था? रविंद्रनाथ, ज्योतिन्द्रनाथ, द्विजेंद्रनाथ, सत्येंद्रनाथ। द्विजेंद्रनाथ और सत्येंद्रनाथ कौन थे सबसे छोटे भाई? देखो इसमें तो पूछा जाता है या बड़ा भाई या इनका छोटा भाई, यही पूछा जाता है। सही आंसर होगा इसका ए, रविंद्रनाथ। ठीक है। टैगोर परिवार में सबसे छोटा भाई रविंद्रनाथ टैगोर थे। सबसे बड़े भाई कौन थे? तो द्विजेंद्रनाथ थे। ठीक है। रविंद्रनाथ ठाकुर बंगाल के प्रसिद्ध कवि थे। वे केवल एक कवि ही नहीं परंतु नाट्यकार, उपन्यासकार, संगीतकार, गायक, चित्रकार आदि थे। बहुत कुछ थे वो। उनका नाम बहुत ही ज्यादा विख्यात है और उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर संगीत की एक नई विधा की सृष्टि की जिसे रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। रविंद्र संगीत में पद, छंद, लय, ताल, राग, भाव, काव्य आदि का सुंदर रूप से प्रयोग किया गया है। रविंद्र संगीत में शब्द तथा स्वर का ऐसा अनोखा मेल हुआ, इस संगीत को अर्धनारीश्वर के रूप में देखा गया है। रविंद्रनाथ ने ध्रुपद, ख्याल, टप्पा, ठुमरी, बाउल, भटियारी, कीर्तन आदि को मिलाकर संगीत को बनाया। सबसे ज्यादा इन्होंने जो प्रयोग किया, सबसे ज्यादा इनका जो रुझान था वो ध्रुपद की ओर था और ध्रुपद में से इन्होंने काफी कुछ उठाया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, अपने अनेक गीत नाट्य की रचना में टैगोर ने निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का प्रयोग किया था? भांगड़ा, उड़ीसी, कथक या कथकली? सही आंसर इसका डी, कथकली। गीत नाट्य की रचना में टैगोर ने कथकली नृत्य शैली का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 43, नीचे दी गई सूची से रविंद्रनाथ द्वारा निर्मित ताल को चुने। रूपक, तीव्र, सूल ताल या सूल फाक ताल? सही आंसर है इसका सी, सूल ताल। है ना। तो रविंद्रनाथ के द्वारा कौन सी है? तो डी है। ठीक है, सूल फाक। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित ताल सूल फाक ताल है। सूल फाक ये 10 मात्रा की ताल है। इसमें 3 विभाग हैं, 4, 2, 4 मात्रा के। ठीक है। धा, धेड़े, नगा, धी, धेड़े, नग, ध, धी, धेड़े, नग, ये इसके बोल हैं। क्वेश्चन नंबर 44। नटीर पूजा किसकी रचना है? हेमेंद्रनाथ, इंदिरा देवी चौधुरानी, सी, रविंद्रनाथ, ज्योतिन्द्रनाथ। ये 4 हैं। इसका सही आंसर होगा सी, रविंद्रनाथ। नटीर पूजा रविंद्रनाथ की रचना है। क्वेश्चन नंबर 45 है, अमरा मिलेछी आज मायर डाके गान किस कोटि के अंतर्गत आता है? प्रकृति, प्रेम, विचित्र या स्वदेश? सही आंसर है इसका डी, स्वदेश।
अमार मिलेछी आज मायेर डाके गान स्वदेश कोटि के अंतर्गत आता है। स्वदेशी रविंद्रनाथ के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देश को सामने रखकर उन्होंने अनेक गीतों की रचना की। ये गीत देशभक्ति की भावना को ओतप्रोत हैं। इस गीतों में मातृ वंदना, देश की सुंदरता की और उसकी सुरक्षा, उसकी रक्षा आदि का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किस कलाकार को भारत सरकार द्वारा चारों नागरिक अलंकार प्राप्त हुआ है? इंपॉर्टेंट है काफी है, ये पूछा भी जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है, ए है पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, बी है पंडित शिव कुमार शर्मा, सी है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और डी है पंडित रविशंकर। इसमें तो बहुत ज्यादा इन्होंने ऑप्शन ही दे दिया है। अगर ऑप्शन थोड़ा टफ देते तो देखो, हरिप्रसाद तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, शिव कुमार, इनको भारत रत्न नहीं मिला है, तो इन दोनों को तो आप निकाल ही दीजिए। बाकी इन दोनों को भारत रत्न मिला है, अब इन दोनों में से चुनिए, बिस्मिल्लाह खां, रविशंकर। तो सही आंसर होगा इसका सी, बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत सरकार द्वारा चारों नागरिक अलंकार प्राप्त हुआ है। इनका जन्म 21 मार्च 1916 डुमराव में हुआ था। इनको भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 21 अगस्त 2006 में वाराणसी में हुआ था। ठीक है, इनको चारों अलंकार मिले हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। ये चारों अलंकार इनको प्राप्त हो रखा है संगीत में। क्वेश्चन नंबर 47, किस ध्रुपद गायक ने तबला संगीत की परंपरा प्रारंभ की? ए पंडित राम चतुर मलिक, बी पंडित विदुर मलिक, सी पंडित सियाराम तिवारी या डी उस्ताद रहीमुद्दीन डागर। सही आंसर है इसका सी, पंडित सियाराम तिवारी। क्या पूछा गया था? किस ध्रुपद गायक ने तबला संगीत की परंपरा प्रारंभ की थी? तो पंडित सियाराम तिवारी ने की थी। पंडित सियाराम तिवारी ने ध्रुपद गायन में तबला संगीत की परंपरा प्रारंभ की। सियाराम तिवारी का जन्म 10 मार्च 1919 में हुआ था और 1998 में इनकी मृत्यु हो गई थी। यह भारतीय शास्त्रीय गायन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ध्रुपद जेनेर के प्रमुख प्रवक्ता थे। वह दरभंगा घर से संबंधित थे, बल्कि दरभंगा घराने से संबंधित थे। 1971 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 1971 में ही सम्मानित किया गया था। ठीक है, और 1984 में संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया इनको। अब क्वेश्चन नंबर 48 है, बसंत ताल का चौगुन एक आवर्त में कहां से प्रारंभ होगा? ए है ऑप्शन आपका 6 सही 1/2, बी ऑप्शन है 6 सही 1/3, सी ऑप्शन है 6 सही 3/4 और डी ऑप्शन है 7 सही 1/2।
सही आंसर है इसका सी, 6 सही 3/4 इसका आंसर होगा। बसंत ताल का चौगुन एक आवर्तन में 6 सही 3/4 प्रारंभ हुआ। बसंत ताल में 9 मात्राएं होती हैं, 9 विभाग होते हैं। 1 2 3 4 6 पर ताली होती है और 5 7 9 पर खाली होती है। ठीक है, और इसके जो बोल हैं वो देख सकते हैं आप, धा दिट दित धा धू तिट कत गधि गन, ये है। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, मध्यकाल में वाद्यों का वर्गीकरण किस विद्वान द्वारा किया गया था? भरत, सारंगदेव, जयदेव, डॉक्टर लाल मणि मिश्र। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी, मध्यकाल में वाद्यों का वर्गीकरण सारंगदेव द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सारंगदेव के द्वारा किया गया था। संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना 13वीं शताब्दी में सारंगदेव द्वारा किया गया था, बल्कि किया गया था ज्यादा सही रहेगा। सारंगदेव ने वाद्यों का वर्गीकरण वाद्य अध्याय के 6ठे अध्याय में किया है। इस अध्याय में तत्, सुशीर, घन, अवनद्य आदि वाद्यों का परिचय, उनकी बनावट, शैली, गुण, दोष आदि का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में कौन वाम हस्त तबला वादक है? पंडित आनंदितो चटर्जी, बी है उस्ताद जाकिर हुसैन, सी है पंडित राम कुमार मिश्र, डी है पंडित कुमार बोस। इसका सही आंसर होगा डी, पंडित कुमार बोस। वामहस्त तबला वादक पंडित कुमार बोस हैं। कुमार बोस 4 अप्रैल 1953 को इनका जन्म हुआ था, ये पैदा हुए थे। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के संगीतकार बोस तबला खेलने की बनारस घराना शैली से संबंधित है। ठीक है, खेलने की संगीतकार बोस तबला खेलने की बनारस घराने से संबंधित है। पंडित जी को 2007 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 50 प्रश्न। 25 प्रश्न हुए हैं आज और 25 प्रश्न कल हुए थे, तो टोटल 50 प्रश्न हो चुके हैं और 25 प्रश्न बचे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो क्लास में हो जाएगा। तो ये थे आज के लिए इतना ही, और मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो वहां से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का नाम स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है। अगर आपको सर्च करना है तो टेलीग्राम पे आप सर्च भी कर सकते हैं, ऑल स्पेस म्यूजिक स्पेस एग्जाम, ऑल म्यूजिक एग्जाम लिखोगे आ जाएगा, ज्वाइन हो जाओ। वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डायरेक्ट भी हो सकते हैं। वहां पे जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती है, जितनी भी प्राइवेट जॉब आती है, जो भी नोटिफिकेशन होता है, जो भी म्यूजिक में बदलाव हो रहे हैं, जो भी चीजें आ रही हैं, बुक्स है, नोट्स है, कोई भी चीज होती है तो वहां पे आपको अवेलेबल वहां पे करवा दिया जाएगा। बाकी बहुत सारे लोग वहां पे जुड़े हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां पे पूछ सकते हैं, मैं भी बता दूंगा, और काफी लोग होंगे मेरे से पहले वही बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपको एक चीज जरूर करना है, वो आपको शेयर जरूर करना है चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके पास ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, या कोई म्यूजिकल ग्रुप है, वहां पे आप शेयर करें, क्योंकि आपकी हेल्प हो रही है तो आप ये चाहें कि और लोगों की भी हेल्प हो। मैं भी यही चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो। बाकी मैंने म्यूजिक नेट के लिए मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है ना, म्यूजिक नेट के लिए मैंने अलग से ही एक प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सारे क्वेश्चन पेपर मैंने करवाए हैं। बाकी उसमें फिर मैं थ्योरी के लिए एक अलग से ही मैं करवाऊंगा, जिसमें नेट का पूरा थ्योरी मैं करवाऊंगा। टीजीटी पीजीटी को लेके आप बच्चों से पूछ सकते हो कि मैं बहुत अच्छी हुई है टीजीटी की तैयारी और पीजीटी की तैयारी। 3 बच्चे पीजीटी में वहां पे क्वालिफाई भी किया है, और बच्चे हैं कुछ बच्चे उसे गुप्त रख रहे हैं, तो वो काफी लोग हुए हैं क्वालिफाई, लेकिन कुछ बच्चों ने उसे गुप्त भी रखा है। तो मुझे उम्मीद है सभी को अच्छा लग रहा है। और बाकी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड की रिक्वायरमेंट आने वाली है, केवीएस में एनवीएस में रिक्वायरमेंट आने वाली है, अच्छे से तैयारी करें
और बहुत जगह पे अभी आने वाला है, हरियाणा में फॉर्म निकलने वाले हैं, बिहार में फॉर्म निकलने वाला है, यूपी में निकलने ही वाला है। तो हर जगह पे फॉर्म, ज्यादा से ज्यादा फॉर्म निकलेंगे, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छा करके रखें। ये ना सोचे कि जब एग्जाम आ जाएगा, नोटिफिकेशन निकल जाएंगे, तब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। तब जो अचानक से जब कोई वो होता है ना कि तैयारी शुरू करते हैं कि 1 महीने बचा है, 2 महीने बचा है, आपने तैयारी स्टार्ट करी, तब आपका फेल होना निश्चित है। ये आपको मैं बता दूं। इसलिए आप पहले से तैयारी करिए, कम से कम 1 साल आप लगातार पढ़िए, कुछ मत सोचिए, आप जरूर क्वालिफाई हो जाएंगे। क्योंकि म्यूजिशियन जितने भी होते हैं, विशारद किए होते हैं, प्रभाकर किए होते हैं, या वो बी म्यूज किए होते हैं, या बीए ऑनर्स म्यूजिक किए होते हैं, एमए किए होते हैं, हाँ, तो उनके पास या तो वो सिंगिंग करें या सिंगर बने, बॉलीवुड में जाए। अगर वो नहीं हो पाता तो फिर उनके पास अर्निंग का कोई साधन नहीं बचता, तो वो टीचर बनते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। हाँ, तो आप टीचर बने, टीचिंग के साथ अपना एक प्लेटफॉर्म बना ले, एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म बना ले, वहां पे आप चीजों को, गाने निकालते रहे, तो आज नहीं तो कल होगा सब कुछ। तो टीचर भी बन जाए और एक सिंगर भी बने, दोनों चीज को साथ में लेके चले, और आगे चल के आप जरूर सफल होंगे। बाकी आज के लिए इतना है ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।